हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का दांगी प्रभाव पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है। आज हमारे साथ करियर टॉक जैसे खास कार्यक्रम में मौजूद है सीए चंद्रप्रकाश दांगी जी। भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। भोपाल की कई ब्रांडेड और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में वो अपनी सेवाएं दे रहा है। आज हम चंद्रप्रकाश दांगी जी से जानेंगे कि सीए और सीएस में क्या है करियर, कितनी है संभावनाएं और कैसे की जा सकती है इसकी सबसे बेहतर प्रिपरेशन। इन सारे सवालों से उससे चर्चा करेंगे इन पर। इससे पहले मैं चंद्रप्रकाश दांगी जी का दांगी प्रभाव पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ऑन दांगी प्रभाव। थैंक यू देवराज जी। जी सर। हाँ, जैसे कि आपको पता है, आज करियर टॉक पे हमें देवराज जी ने इनवाइट किया है कुछ टॉपिक पे चर्चा करने के लिए, जैसे कि सीए और सीएस की प्रिपरेशन कैसे की जाए और कहाँ से की जाए। और बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं स्टूडेंट के माइंड में कि इसमें खर्च कितना आता है, टाइम कितना लगता है, और इसका स्कोप कैसा है, सीए बनने के बाद हम क्या कर सकते हैं, सीएस बनने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चन का जवाब आज हम आपको देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सीए की प्रिपरेशन या सीए में कितने एग्जाम होते हैं, इसके बारे में बताएंगे हम सबसे पहले। तो बेसिकली सीए ट्वेल्थ के, जैसे ट्वेल्थ का रिजल्ट आता है उसके बाद में हम सीए का एग्जाम होता है, फर्स्ट वाला एंट्रेंस एग्जाम, सीए फाउंडेशन बोलते हैं जिसको। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना रहता है। एग्जाम जस्ट मतलब एग्जाम से 6 मंथ के बिफोर हमें रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, जिसका ऑफिस भोपाल में भी है, इंदौर में भी है, और आजकल तो ऑनलाइन भी इसका रजिस्ट्रेशन होने लगा है। भोपाल में एम्स के पास में इसका ऑफिस है और इंदौर में भी है। तो ऐसा देखते हुए इजी है, इजीली ये है कि जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। जी जी। चारों सब्जेक्ट में से हमें जो मिनिमम मार्क्स रहता है वो इस सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाना रहता है, कंपलसरी है जो, और एग्रीगेट 50% मार्क्स लाना रहता है। इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर ये है कि हमें कुछ डीडी बनता है इसका। फर्स्ट जो एग्जाम है उसकी फीस 11,000 के अराउंड है, और उसके बाद कोचिंग करना रहती है, जो कि कंपलसरी नहीं है कोचिंग। अगर हम सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं तो वो भी यस। बेस्ट है। बट लेकिन क्या सेल्फ प्रिपरेशन से क्या गाइडलाइंस प्रॉपर नहीं मिल पाने के कारण एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो यस सर। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। जितने भी जी। लोग दांगी प्रवाह पर इस लाइव टॉक को देख रहे हैं, जितने भी दांगी प्रवाह के दर्शक इस लाइव टॉक को हमारे साथ देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट हाँ। करना चाहूंगा कि थोड़ा सा इसको अपने फेसबुक पेज पर या व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर कर दीजिए, ताकि दांगी समाज के अलावा भी जो भी बंदे आपसे लोग से जुड़े हैं वो भी इस करियर टॉक में जो सर हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं उसका लाभ ले पाए या उसको देख पाए। तो प्लीज सब अपने अपने पेज पर इसको शेयर कर दीजिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा हाँ। चंद्र प्रकाश सर, कि जो सीए और सीएस की तैयारी होती है, बेसिकली ट्वेल्थ के पास जो भी पास आउट होते हैं वो बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ। और सबसे सबसे अच्छी बात यह है कि आज ही एमपी बोर्ड का जो ट्वेल्थ का रिजल्ट हायर एजुकेशन ने जारी किया है, तो सभी सफल बच्चों को मेरी शुभकामनाएं दांगी प्रवाह की तरफ से। तो जो ट्वेल्थ के पास जो पास आउट स्टूडेंट्स है वो किस स्ट्रीम के हाँ। बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, किस स्ट्रीम के बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है, थोड़ा सा उस पर भी आप बताइएगा। बेसिकली वैसे जो सीए एग्जाम है वो कॉमर्स स्ट्रीम के लिए होता है, लेकिन ऐसा कोई जी। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम्म। सिर्फ कॉमर्स वाला बच्चा ही सीए कर सकता है। ऐसा नहीं, अगर ओके। मैथ्स वाले हैं, बायो वाले हैं, वो भी एग्जाम दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। बट थोड़ा सा क्या उनको सिलेबस का इश्यूज आता है, क्योंकि इसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट मेनली पूछे जाते हैं। तो जो कॉमर्स वाले हम्म। स्टूडेंट रहते हैं वो उसको मतलब इजीली कर लेते हैं, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम कम जाती है। लेकिन जो मैथ्स और बायो वाले रहते हैं उनके लिए फील्ड चेंज हो जाती है, तो थोड़ा इश्यू जाता है। बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कॉमर्स ही होना चाहिए ट्वेल्थ में, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट इसको कर सकता है, मतलब
ऐसा है। यानी कह सकते हैं कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आता है उसके लिए फेमिलियर होता है, बाकी अदर स्ट्रीम जो हाँ मैथ साइंस वगैरह है वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा फेमिलियर नहीं होता है। ओके। हाँ। दूसरा ये सर, दूसरा ये कि कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया भी होता है क्या सी एस सी एस के लिए, या कौन सी एग्जाम है जो देनी मैं पड़ती है जो हमको सीएमए, जैसे कि नीट की हम तैयारी करते हैं या हाँ एमबीबीएस के लिए हम तैयारी करते हैं तो हमको नीट देना पड़ता है, आईआईटी के लिए हाँ। ट्रिपल जी मेंस देना पड़ता है, तो इसके लिए कौन सी एग्जाम देनी पड़ती है, थोड़ा सा उस बारे में फाउंडेशन बताइएगा। फाउंडेशन फाउंडेशन एग्जाम होता है ये 12th जैसे यस सर। पास होने के बाद मतलब साल में 2 बार एग्जाम होता है ये, एक तो जून में और यस। दिसंबर में। कोई भी ओके। स्टूडेंट अगर जून में अपीयर हो सकता है तो जून में अपीयर हो, या जून में स्किप करना चाह रहे हैं तो दिसंबर में अपीयर हो सकते हैं। उसके लिए यस यस। फर्स्टली रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी होता है, जो कि एग्जाम से 6 मंथ पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आईसीआई के पास। आईसीआई मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वहां पे आपको रजिस्टर्ड यस होना पड़ेगा, और फिर एग्जाम से 1 महीने पहले हमें एग्जाम फॉर्म फिल करना रहता है, जिससे कि फिर यस। जो भी दिसंबर में या जून में एग्जाम देना चाह रहे हैं वो एग्जाम दे सकते हैं। पहला एग्जाम जो होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। जी एक सर। तो अकाउंट होता है, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, और ये एप्टीट्यूड होता है, जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स इसको मिक्स करके बनाया गया है। उसमें कंपलसरीली ऐसा 12th में कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतना परसेंट रहेगा तभी आप फाउंडेशन एग्जाम दे सकते हैं। आप पास होना चाहिए 12th, तो आप दे सकते हैं। लेकिन फाउंडेशन में क्राइटेरिया है, फाउंडेशन में ये क्राइटेरिया है कि 40% मार्क्स आपको ईच सब्जेक्ट में लाना कंपलसरी है। और एग्रीगेट यस। एग्रीगेट मतलब जैसे 400 मार्क्स का एग्जाम हुआ तो उसमें 200 मतलब आना कंपलसरी है। और यदि हमारे किसी भी सब्जेक्ट में 40% मार्क्स से कम आता है, या 50 एग्रीगेट 50% से कम रहता है, तो एग्जाम हमें फिर से देना पड़ता है, जो कि हर 6 महीने में एग्जाम रिपीट होता रहता है। यानी कि कहने का मीनिंग ये सर, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो एग्रीग्रेट होता है, यानी कि जो एवरेज मार्क्स होने चाहिए एवरेज ओवरऑल मार्क्स, सभी हाँ। लेवल के, वो 50% होने चाहिए फिफ्टी कम से कम। परसेंट होना, हाँ। और अगर एक अगर सब्जेक्ट में आप 40 मार्क्स है तो वो भी चल जाएगा, मतलब। लेकिन एग्रीगेट अच्छा फिफ्टी पर परसेंट होना चाहिए। इसका ओके, जब तक वो नहीं होगा रजिस्ट्रेशन आपको फीस एग्जाम। यस। इसकी रजिस्ट्रेशन 11,300 होता है, फर्स्ट एग्जाम उसका। और फिर कोचिंग पे हम्म। डिपेंड करता है, कोचिंग जैसी जो कोचिंग करना हो उसके अकॉर्डिंगली फीस रहती है। भोपाल में एपीटी कोचिंग बेस्ट कोचिंग है, और इंदौर में नाहटा कोचिंग है। और आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी मिल रही है पेन ड्राइव में, या तो ऑनलाइन माध्यम से, और उसके थ्रू आप यस यस। घर पे बैठ के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो ओके फर्स्ट सर, एग्जाम है दूसरा उसका। एक। बताइए कंटिन्यू आप। सर, कंटिन्यू। कंटिन्यू सर। इसके जो फर्स्ट एग्जाम है उसका रिजल्ट आने के बाद हमें सेकंड इंटरमीडिएट होता है, सेकंड एग्जाम, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना रहता है। तो उसकी फीस अराउंड अभी चेंज होती रहती है। अभी ट्वेंटी थ्री ओके। थाउजेंड टू हंड्रेड है उसकी सीए इंटरमीडिएट की फीस। और यस इसमें यस। 8 सब्जेक्ट होते हैं, जो कि दो यस ग्रुप सर। में डिवाइड किए जाते हैं। इसमें चार चार सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कि ऐसे करके 8 सब्जेक्ट होते हैं। और इसमें भी वही सेम क्राइटेरिया रहता है कि आपको 50% मार्क्स एग्रीगेट लाना रहता है, और हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स कंपलसरी होता है। और इसका भी एग्जाम वही यस। जून और दिसंबर में होता है, सेम यस। प्रोसेस होती है। सर थोड़ा थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे कि अगर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं या हम आईआईटी के लिए जी मेंस या ट्रिपल ई की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर हाँ एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो एनसीईआरटी सिलेबस हाँ। होता है उसका बहुत बड़ा रोल हम्म। होता है। ऐसे ही अगर आप हाँ सिविल सर्विस एमबीपीएससी या यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर भी हाँ एनसीईआरटी का बहुत अच्छा रोल होता है। तो क्या हाँ। जो हम केट या जिसको आपने फाउंडेशन नाम चेंज हो गया है, अगर फाउंडेशन, फाउंडेशन हाँ। में भी, हाँ, एनसीईआरटी का रोल कितना होता है, क्या बच्चे एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं क्या, इसमें थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, ये जो फाउंडेशन एग्जाम होता है इसमें 2 सब्जेक्ट जो हैं वो 12th और 11th का जो सिलेबस रहता है उसको कवर करते हैं। जैसे एक अकाउंट्स यस होता सर। है और एक स्टैटिस्टिक्स होते हैं। ये 2 सब्जेक्ट, जो हाँ हाँ चार हाँ। सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि 11th और 12th के जो सिलेबस होता है उससे कवर होता है। तो बहुत हेल्प करता है, मतलब सर। 11 12 आपने अच्छे से किए है, अकाउंट्स अच्छे से किया हुआ है,
इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा है, हम्म। बिजनेस स्टडी अच्छे से की है, तो आपको ये हाँ। मतलब फाउंडेशन एग्जाम में बहुत मदद करते हैं। और इसका जो ओके सेकेंड ओके। एग्जाम इंटरमीडिएट जो होता है उसका टोटली डिफरेंट होता है, लेकिन अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ये उसमें भी होते हैं, एक दो तीन सब्जेक्ट उसमें टैक्सेशन, क्योंकि सीए का काम थोड़ा सा टैक्सेशन से रिलेटेड होता है, अकाउंट से फाइनेंस से रिलेटेड होता है, तो वो सब्जेक्ट उसमें हम्म। जो इंटरमीडिएट एग्जाम होता है उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। ऑडिटिंग का मेन पोर्शन रहता है, ऑडिट आ जाता है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी अवेयर किया करवाते हैं मतलब इसमें। तो वो जो आठ यस यस। सब्जेक्ट हैं उनमें ये सारी चीजें ऐड की जाती है। सर थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा, जो सी और सी एस होता है, लगभग एग्जाम हाँ शुरुआत तो एक जैसी होती है, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। हाँ, अभी मैं थोड़ा सा सीए के बारे में डिटेल में और बता देता हूँ उसमें क्या होता है, फिर थोड़ा सा यस सीएस सर। के बारे में बताता हूँ। सीए का पूरा ओके डिटेल सर में ओके। हम देख रहे हैं अभी। सीए का फर्स्ट एग्जाम के बारे में बताया हमने, जो फाउंडेशन हुआ उसका 6 6 महीने में जो वो एग्जाम होते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट होता है जो सेकेंड लेवल का एग्जाम बोलते हैं जिसको, यस उसका यस। भी हर मतलब 6 महीने में एग्जाम होता है। तो लेकिन जो फर्स्ट एग्जाम पास करने से 1 साल के बाद में हम एलिजिबल होते हैं कि इंटरमीडिएट देने के लिए। तो उसके बाद फिर जैसे इंटरमीडिएट का एक दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप अगर हम पास कर यस लेते हैं तो उसके बाद हमें ट्रेनिंग करना रहती है किसी भी मतलब जो सीए फर्म रहती है, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं, उनके अंडर में यस तीन सर। साल तक की ट्रेनिंग करना रहती है, जो जिसमें कि हमें वो सारे जो सीए से रिलेटेड काम है वो सारी चीजें हमें सिखाते हैं। वो ऑफिस में ऑडिट के काम, बैंक ऑडिट और ये सारी डिटेल से वो प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है उसमें। तो वो तीन यस साल यस। की ट्रेनिंग करना कंपलसरी होता है। और उसमें फर्स्ट ग्रुप आईपीसीसी मतलब इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप पास होने के बाद हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर उसके साथ में हम सेकेंड ग्रुप भी दे सकते हैं। सेकेंड ग्रुप पास होने के बाद फाइनल एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराना रहता है, उसकी फीस अभी 32,300 है। वो टाइम टू टाइम पे चेंज होती रहती है, लेकिन अभी 32,300 है। और वो जब उसमें हम रजिस्ट्रेशन तभी करवा पाते हैं जबकि आपका इंटरमीडिएट पास हो चुके हैं, दोनों ग्रुप इंटरमीडिएट के पास हो चुके रहते हैं तब। फिर जो 3 साल की यस ट्रेनिंग रहती है उसमें ये सब काम करते करते, और उसके साथ में हमें क्या आर्ट्स, फाइनल में भी 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो उनकी भी प्रिपरेशन साथ में ट्रेनिंग के साथ में करना रहती है। तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग में भी हमें ऑफिस आवर्स में ऑफिस जाना रहता है, 11 बजे से 5 बजे तक या 6 बजे तक हमें ट्रेनिंग करना रहती है। उसी ड्यूरेशन में हमें सुबह शाम कोचिंग भी करना रहता है, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है सीए फाइनल में आके। फाइनल में भी यस। 8 सब्जेक्ट होते हैं, उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। तो जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें भी सेम क्राइटेरिया रहता है कि 40% मार्क्स आपको इस सब्जेक्ट में लाना है, और 50% मार्क्स आपको मतलब एग्रीगेट लाना है। तो जो सीए फाइनल का एग्जाम भी वही जून और दिसंबर में हुआ करता है। तो वो एग्जाम यस यस। पास करने के बाद आपको एक जीएमसीएस की ट्रेनिंग करना रहती है, जो कि इंस्टीट्यूट अरेंज कराता है आपको जीएमसीएस की ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप इलिजिबल हो जाते हो एज अ मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब इंस्टीट्यूट के आप सीए के मेंबर बन जाते हैं उसके बाद। और फिर आपको जैसे एमएनसी और ये सब कंडक्ट करा, मतलब कैंपस प्लेसमेंट के लिए इंस्टीट्यूट टाइम देता है, मतलब 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है इसका, आपको क्लियर करने के बाद। तो एमएनसी और जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं, बैंक है, वो अच्छे पैकेज में मतलब ले जाती है सीए को। तो ये तो सीए यस। के बारे में ये सीए के बारे में मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड। और अब स्कोप, अगर स्कोप की बात की जाए सीए में, तो फर्स्ट तो कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है मैक्सिमम। अगर आप कैंपस में जाना चाह रहे हैं या किसी कंपनी में जॉब करना चाह रहे हैं तो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू कैंपस हो जाता है। उसके बाद भी यस। बैंक में क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट पे रिक्वायरमेंट निकलती रहती है कभी भी। सारी बैंकों में क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट पे वो मोस्टली सीए को ही रखते हैं। तो एक ऑप्शन आपके पास हम्म। ये हो जाता है। फिर दूसरा, किसी भी प्राइवेट कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं। हर कंपनी में सीए की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी अभी जीएसटी, इनकम टैक्स के कंप्लायंस इतने बढ़ा दिए हैं कि सीए की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है अभी इस टाइम पे।
और उसका एक और बेनिफिट ये रहता है कि हम अगर चाहें तो खुद का मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड तरीके से, अपना खुद का ऑफिस डाल के जो गवर्नमेंट के टेंडर ऑडिट हुए, जीएसटी का काम हुआ, इनकम टैक्स का, अकाउंटिंग का, ये सारे काम भी हम उसके थ्रू कर सकते हैं। यस यस। तो ये हाँ सीए, हाँ ये सीए के विषय में टोटल बात हुई है। इसमें अगर किसी भी मतलब स्टूडेंट को या फिर किसी भी को भी अगर प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, अगर किसी को हो तो। जैसे अगर कोई पूछ रहे हैं तो ओके आप बताइए। ओके हम्म। ओके। जो भी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स जिनके बच्चे 12th पास आउट या जो सीए या सीएस बनने का सपना देख रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनके मन में हाँ कोई भी किसी प्रकार का सवाल है तो आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं, और जब भी हमारा सेशन एंड होगा तब हम सर से वो सवाल हाँ का जवाब जरूर लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हाँ किसी को कोई भी डाउट है सीए से रिलेटेड या सीए से रिलेटेड आपको लगता है तो आप वो सवाल हमें कमेंट कर दीजिए। हम वो जब डिबेट का लास्ट सेशन रहेगा तब हम उसको डिस्कशन जरूर करेंगे। और आप एक बार हाँ इसे शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये बात है, डिस्कशन है, चर्चा है, केयर टॉक है, ये पहुंच पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीए और सीएस को लेकर जो उनके मन में डाउट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हाँ। है, उनके आंसर उन्हें यहाँ पर मिल जाए। हाँ सर, हम्म। कंटिन्यू कीजिए सर। सीएस के आपने सीए के बारे में बताया, थोड़ा सीएस के बारे में बता दीजिए कि सीएस हाँ में और सीए में क्या सीए अंतर में होता है दूसरा क्या। एक एक कॉमन क्वेश्चन मेरे से भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि इसमें कुछ एज लिमिट रहती है क्या, मतलब सीए करने के यस लिए यस। कोई एज का क्राइटेरिया है? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप 50 की एज में भी सीए कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। और इसमें एज ओके। एज लिमिट भी नहीं रहती है, और ना ही इसमें ऐसा कुछ रहता है कि अटेम्प्ट लिमिट भी नहीं रहती है, आप जितने बार एग्जाम देना ओके। चाहें दे सकते हैं। ये दो क्वेश्चन नॉर्मली बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा कुछ पूछते हैं कि इसका क्या कॉलेज होता है, क्या इसका कॉलेज होता है? तो यस। ऐसा इसका कॉलेज कुछ नहीं होता है। इसका यस। इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि अपना जो हम्म। एमपी रीजन है वहाँ कानपुर में इसका हेड ऑफिस है। बाकी हर सिटी में इन्होंने यस। ऑफिस है, भोपाल में, इंदौर में, ऐसे बड़ी बड़ी एमएस जो कंपनी एमएस जो बड़ी बड़ी सिटी हैं वहां पे, सारी सिटियों में महानगर। इन्होंने ऑफिस रख रखे हैं इनके, ताकि अगर कोई डाउट या कोई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वहां पे जाके हम डिटेल में पूछ सकते हैं, और जो मटेरियल एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल है वो वहां से हम ले सकते हैं। तो ये सीए, ये क्वेश्चन नॉर्मली बहुत पूछते हैं कि किस कॉलेज से कर रहे हैं या कहाँ से कर रहे हैं। तो इसमें और इसमें फीस भी बहुत ज्यादा नहीं लगती है, 50-60 टोटल सीए का टोटल फीस अराउंड 60,000 में आपका पूरा सीए कंप्लीट हो जाता है। और मतलब जो रजिस्ट्रेशन फीस है, उसके बाद आपका यस। कोचिंग की फीस है वो अलग रहती है, वो डिपेंड करता है कोचिंग पे, किस कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग ले रहे हैं, तो वो डिफरेंट है। बाकी 60,000 इसकी टोटल ऑफिशियल फीस है। तो इसमें फीस भी बहुत ज्यादा नहीं लगती है। बस मेहनत मेहनत का जरूर आपको मेहनत बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि सीए वो एग्जाम तो बहुत मतलब टफेस्ट एग्जाम में से एक एग्जाम माना जाता है। तो कहा जाता ठीक है है, कि सीए के बारे में नो। ये, यस। हाँ, मैं ये कह रहा था, सीए के कहा बारे जाता में कि तो चलो, मैं ये बोल रहा था कि हाँ कहा जाता कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। नो हाँ। सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। तो जो मेहनत वही, करेगा उसका रिजल्ट तो जरूर मिलेगा। यस सर, हाँ वही कंटिन्यू। है कि आपको लगना पड़ेगा, एक एक मतलब गोल बना के लगना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप कभी ये सोच रहे हो, कभी वो, कभी सोचने लगते हो नहीं हम सीए नहीं करते हैं, हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं। कभी सोचते हैं सीए नहीं करते हैं हम, या दूसरा कोर्स का बीकॉम कर लेते हैं या बी एमबीए कर लेते हैं। तो वो अगर माइंड डाइवर्ट करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको मतलब मतलब गोल को ध्यान में रख के और एक साइड ही चलना है। अगर आपने थोड़ा भी माइंड डाइवर्ट किया तो नहीं हो पाएगा। और कंटिन्यू स्टडी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने पढ़ के और एग्जाम पास कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम्म। अब मैं थोड़ा सा सीएस के बारे में बता देता हूँ। सीएस भी सेम सीए जैसे ही यस। होता है, तीन ग्रुप में, मतलब 3 एग्जाम होते हैं इसमें मेनली। फर्स्ट ईईटी हम्म। करके एग्जाम होता है, इसका हर 6 मंथ में एग्जाम होता रहता है मतलब। तो उसमें यस भी यस। शायद अराउंड 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस होती है इसकी। जो हम्म। फर्स्ट एग्जाम होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, और ड्यूरेशन इसकी भी वही 6 मंथ में रहता है। 12th पास करने के बाद इसमें रजिस्ट्रेशन करा के आप एग्जाम दे सकते हैं।
इसका एग्जाम भी जून और दिसंबर में होता है, साल में 2 बार एग्जाम होते हैं इसके भी। और फीस जैसे यस। मैंने बताई 5,000 होती है, बहुत ज्यादा फीस नहीं रहती है। 4 सब्जेक्ट होते हैं। और इसमें भी पासिंग क्राइटेरिया सेम जैसे सीए में होता है, 40% मार्क्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट में होना चाहिए और 50% एग्रीगेट होना चाहिए। ऐसा जो फर्स्ट एग्जाम का ये रूटीन रहता है। फर्स्ट एग्जाम पास करने के हम्म। बाद उसका जो सेकंड होता है वो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं उसको। एग्जीक्यूटिव होता है, हम्म। उसकी रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 होती है। 10,000 यस। इसमें लगभग मतलब 8 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 3 सब्जेक्ट एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं, 2 ओपन बुक अच्छा एग्जाम भी अच्छा। होता है इसमें। ये बेसिकली ओके। जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स होता है, वो लॉ पे डिपेंड करता है। उसमें मेनली जो सीए होता है वो ऑडिट और अकाउंटिंग के लिए होता है, और उसका स्कोप अलग होता है। और जो कंपनी सेक्रेटरी होता है उनका मेनली होता है कंपनी लॉ, मतलब कंपनी में जो कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल हो रहे हैं, कंपनी में डायरेक्टर का किस तरीके से डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, कैसे रिटायर करना है, कैसे उसकी जनरल मीटिंग करना है, उन सब चीजों से रिलेटेड काम कंपनी सेक्रेटरी देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम मैंने हम्म। बताया फाउंडेशन होता है, सेकंड इंटरमीडिएट एग्जीक्यूटिव होता है, सॉरी एग्जीक्यूटिव होता है, उसके 2 बार हम्म। एग्जाम होते हैं, उसके भी जून और दिसंबर में एग्जाम होते हैं, 8 सब्जेक्ट होते हैं। क्राइटेरिया इसका भी सेम 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में रहता है, 50% एग्रीगेट मार्क्स लाना रहता है। और 10,000 एग्जीक्यूटिव की जो रहती है वो रजिस्ट्रेशन फीस रहती है। कोचिंग की फीस डिपेंड करता है आप किस हम्म। कोचिंग से कोचिंग ले रहे हैं। उसके बाद इसमें जो फाइनल सीए में फाइनल एग्जाम होता है, लेकिन सीएस में उसको प्रोफेशनल करके बोलते हैं उसको एग्जाम को। यस 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 यस। उसमें 9 सब्जेक्ट होते हैं, 3 ग्रुप में डिवाइड रहता है वो। हम्म। और हाँ हाँ। उसकी फीस 15,000 फीस रजिस्ट्रेशन फीस रहती है, जो प्रोफेशनल एग्जाम रहता है उसकी। और उसमें भी हम्म। पासिंग का क्राइटेरिया सेम रहता है, 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में होना चाहिए, एग्रीगेट 50% होना चाहिए। एक इसमें ये एक डिफरेंट यस। ये रहता है सीए में और सीएस में, जैसा आप पूछ रहे थे सीए सीएस में डिफरेंस क्या होता है। एक तो इसमें यस एजुकेशन में यस। भी थोड़ा सा सीएस थोड़ा इजी पड़ जाता है सीए की अपेक्षा में। सीएस का थोड़ा सा रिजल्ट हम्म। अच्छा आता है, स्टूडेंट भी कम है, तो थोड़ा कंपटीशन कम रहता है उधर। और दूसरा, हम्म। सीए में 3 साल की ट्रेनिंग करना रहती है, जिसको कि आर्टिकल से बोलते हैं। 3 साल की ट्रेनिंग करना रहती है, वो 3 साल कंप्लीट होने के बाद ही हम फाइनल एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ये सीए में होता है। सीएस में ऐसा होता है कि आप प्रोफेशनल एग्जाम, मतलब फाइनल को प्रोफेशनल बोलते हैं, वो एग्जाम क्लियर करने के बाद 22 मंथ मतलब 22 महीने की ट्रेनिंग करना रहती है। इसमें भी किसी भी जो कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, उसके अंडर में 22 महीने तक आपको ट्रेनिंग करना रहती है। उसके बाद ओके। स्कोप की बात की जाए तो कंपनी सेक्रेटरी में भी अच्छे स्कोप हैं। आजकल कंप्लायंस कंपनियों पे भी बढ़ा दिया है, बहुत सारी पेनल्टी लगा दी है। तो उससे हर कंपनी को एक अपना कंपनी सेक्रेटरी रखना मतलब कंपलसरी हो गया है। हालांकि यस। एक्ट के अकॉर्डिंग जिस भी कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ से अबव है, उसको फुल टाइम में हम्म। कंपनी सेक्रेटरी उसके यहाँ पे एम्प्लॉय मतलब फुल टाइम रखना पड़ेगा। और वैसे भी कोई भी हम्म। कंपनी हो, उसको कंपनी सेक्रेटरी का रिक्वायरमेंट तो लगती है कंप्लायंस से रिलेटेड। उसका डीपीडी 3 और एनुअल फाइलिंग होती है आरओसी के पास, उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट उनको रहती है। तो इसमें भी अच्छा स्कोप है कंपनी सेक्रेटरी में भी। अभी थोड़ा सा इसमें हम्म। ये है कि इसकी भी डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड के साथ साथ इसमें कंपटीशन अभी रिलेटिवली सीए थोड़ा कंपटीशन कम है, रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। तो ये बेसिकली दोनों कोर्स में डिफरेंस है, मतलब अगर देखा जाए तो। ओके। तो तो ये आपने सीए और सी। हाँ हाँ, यस। आप यस बोलो। सर। हाँ, ये हाँ सीए सीए सीएस और की सी। बात हो गई है। हम्म। ये कंटिन्यू। सीए सीएस की बात, हाँ बात हो गई है। अब अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो आप अगर हार्ड वर्क कर सकते हो तभी प्रोफेशनल कोर्स में आइए। आपको गोल बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर ऐसा सोचो कि हमने बीकॉम कर लिया है तो सीए हो जाएगा या सीएस हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपको फुल टाइम डिवोट होना पड़ेगा इसके लिए, और पूरा टाइम देना पड़ेगा आपको, सारी चीज भूल के और सब कुछ
छोड़ के आपको 4-5 साल लगना ही पड़ेगा, तभी सीए हो पाएगा। अदरवाइज आप चाहो कि हम इधर रजिस्ट्रेशन करा लें और कंप्लीट कर लें, तो ऐसा नहीं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो सीए में एंट्री ले लेते हैं, पहला एग्जाम जो उसका होता है, जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो पास कर लेते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारे आईपीसीसी भी पास कर लेते हैं, लेकिन फाइनल में आके बहुत इशू आ जाते हैं, हो नहीं पाता है। दूसरा जो एक इसमें 1 साल जो 3 साल की ट्रेनिंग रहती है उसमें भी स्टूडेंट का थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है, तो उसमें कंटिन्यूटी अगर पढ़ाई में नहीं करते हैं तो फाइनल एग्जाम निकालना टफ हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सीए आप फाइनल कंप्लीट करो तभी आपके लिए स्कोप है। अगर आपने सीए में जो इंटरमीडिएट है वो पास कर लिया तब भी आपको बहुत सारी कंपनियों में और सीए फर्म में और बहुत सारे मतलब प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल जाती है। अकाउंटेंट की वैसे भी बहुत कमी है, अच्छे अकाउंटेंट अभी मिलते नहीं है, हमें भी रिक्वायरमेंट रहती है अकाउंटेंट की, लेकिन अकाउंटेंट प्रॉपर मिल नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीए आप कंप्लीट करो तभी आपको स्कोप है या तभी आपकी जॉब लगेगी या तभी आपको मतलब वेल सेटलमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है और 3 साल की जो ट्रेनिंग रहती है वो ट्रेनिंग अगर आपने अच्छे से की है तो आप कहीं भी जॉब कर हम्म। सकते हो, बहुत आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। तो एक यानी ये कह फैक्टर सकते ये हैं कि हाँ एक्सपीरियंस मस्ट बी नीड। एक्सपीरियंस की हाँ जरूरत होती है, जो 3 साल की ट्रेनिंग होती है वो एक्सपीरियंस के ही काम करती है, ये कह सकते हैं। हाँ, वो ये आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है और आपने अगर एग्जाम भी पास कर लिया है तो कहीं ना कहीं वो आपको वो वाली मतलब फीलिंग नहीं दे पाएगा और उस उन्नति पे भी नहीं पहुंच पाएंगे आप जहां पहुंचना चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है वो अच्छे से नहीं की है तो नहीं कर पाओगे। दूसरा ये है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के टाइम पे भी आपको जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कंटिन्यूसली करते रहना है। एक एक सब्जेक्ट उठा के आपको एक एक सब्जेक्ट एक एक महीने या 2-2 महीने में कंप्लीट करना है। रिवीजन बहुत जरूरी होता है इसमें, क्योंकि टैक्सेशन होता है, टैक्सेशन में चेंज, जैसे जीएसटी इनकम टैक्स, इसमें 2 सब्जेक्ट हुआ करते हैं जिसमें कि हर साल जो बजट आता है बजट में बहुत सारे अपडेट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो उसमें बहुत अपडेट रहना पड़ता है। जो सब्जेक्ट हैं उसमें अपडेट रहना पड़ता है। यदि हमने थोड़ा भी पुरानी स्टडी कर ली और वो हर साल इनकम टैक्स का स्लैब चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहे हैं, एप्लीकेबिलिटी टीडीएस के रेट चेंज हो रहे हैं, तो वो सब आपको अपडेट रहना ही पड़ेगा इन चीजों से। तो ये सब्जेक्ट ओके। की बात की जाए तो ऐसा है। तो अभी तक हमने सीए और सीएस के बारे में जो भी सवाल थे, लगभग जो सभी के मन में सवाल होते हैं, जिज्ञासा होती है जानने की, वो सीए चंद्र प्रकाश सर ने हमारे सोल्व कर दी है। मैं चंद्र हाँ प्रकाश सर जानना चाहूंगा कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र होता है, खास कर जो रूरल एरिया से वहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं, और खास कर अगर हम बात करें तो दांगी कम्युनिटी ऑल्सो बिलोंग टू रूरल हाँ कैटेगरी, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं रूरल क्षेत्र से ही आते हैं, उसी रीजन से आते हाँ हैं। तो कहीं ना कहीं जो गांव से बच्चे आते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। हम्म। तो आपके कुछ अपने अनुभव बताना चाहेंगे या फिर कुछ बच्चों को सजेशन देना चाहेंगे इस विषय पर, भाई कैसे अच्छा कर हाँ सकते हैं क्या? हाँ, नहीं ऐसा होता है। मैंने भी जब 12th किया था तो मैं मतलब सीहोर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ मैं। तो जब 12th हम्म। करने के बाद भोपाल आए तो पता नहीं था कि मेरे को करना क्या है। ये पता नहीं था कि करना क्या है, कैसे करना है। मेरे को तो इवन ये भी बीकॉम के लिए एडमिशन भी ले लिया था। फिर हमारे कजिन है, चाचा जी है नरेंद्र तांगी, उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं आप सीए करो, ये अच्छा कोर्स है। मेरे को सीए के बारे में बहुत कुछ नॉलेज नहीं था। उन्होंने बताया, अच्छा कोचिंग अच्छा। बताई कि वहां जाके कोचिंग देख लो। उस टाइम पे इतने संसाधन नहीं हुआ ओके। करते थे, मोबाइल इवन मोबाइल भी नहीं हुआ करता था उस टाइम तो इवन ऐसे अरेंज ओके। करके जैसे तैसे कोचिंग पहुंचे, कोचिंग में ज्वाइन कर लिया। बस ये था कि करना है कुछ, ये मन में ठान लिया था कि हाँ करना है, बता दिया हमें कि हाँ ये करना है। आजकल स्टूडेंट क्या है कि डाइवर्ट माइंड, उनको डाइवर्ट ज्यादा रहता है। वो एक डायरेक्शन में स्टडी नहीं करते हैं, वो सोचते हैं मैं ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। तो वो प्रॉब्लम उनके साथ। हमें बता दिया कि नहीं आपको यहाँ कोचिंग जाना है, यहाँ करना है। उस टाइम आजकल मोबाइल से भी बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, स्टूडेंट को मोबाइल भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो बेसिकली ग्रामीण स्तर से जो बच्चे आते हैं अब तो वैसे मोबाइल से बहुत ज्यादा उनको अपडेट भी हुए हैं कि क्या कोर्स करना है। अब तो इवन टेंथ से प्रिपरेशन होने लगी है।
एक मिनट, कुछ इशू आ रहा है शायद। 10th से नहीं नहीं नहीं, प्रिपरेशन होने शायद। कंटिन्यू वीडियो सर। वीडियो आपको शो हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम सर, हाँ। कंटिन्यू। तो 10th के बाद ही आजकल गोल बना लेते हैं स्टूडेंट की हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अच्छे ग्रुप में रहिए। आप जो एजुकेशन के लिए जो ग्रुप बना रहे हैं वो अच्छे स्टूडेंट को सिलेक्ट करिए, और एक अच्छा ग्रुप बनाइए। ग्रुप अगर आपका अच्छा रहेगा तभी आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि दो स्टूडेंट पढ़ने वाले रहते हैं, एक स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं रहता है। तो वो जो दो पढ़ने वाले रहते हैं उनका भी माइंड जो नहीं पढ़ने वाला रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है कहीं ना कहीं। तो एक इशू वो यानी कि आता है। कैरियर बिल्डअप में, या कह सकते हैं कि हमारे चरित्र का निर्माण या जो भविष्य का निर्माण होता है, उसमें आपका जो सर्कल रहता है, फ्रेंड सर्कल या एनवायरनमेंट जिसमें आप रहते हैं, उसका एक हाँ इम्पोर्टेंट रोल रहता है। हाँ। जो सर मैं समझ पाया आप सर। हाँ। यस। एक चीज और आप देखने को मिली है एनवायरमेंट। कि बोलिए, आप बोलिए। अ, हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो भी हमारे बच्चे देख रहे हैं या हमारे साथी लोग देख रहे हैं, समाज के बंधु जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को या देखेंगे, उनके लिए चंद्रप्रकाश सर अपना आप में रोल मॉडल है। जब इन्होंने सीए किया था, शायद जहां तक मैं जानता हूँ कि मैं खुद भी 12th तक ये जानता ही नहीं था सीए सीएस होता क्या है। जब मेरे साथी लोगों ने सीए और सीएस किया, तब मुझे इस फील्ड के बारे में पता चला। तो ये तो एक मैं बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा हूँ जिले हाँ के, लेकिन जो लोग बेचारे छोटे छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, गांव में पढ़ते हैं, शायद उनको तो इस सब्जेक्ट से, इस कोर्स से ही अनभिज्ञता होती है, वो इससे फेमिलियर ही नहीं होते, नाम ही नहीं सुनोगा सीएससीएस क्या होता है, क्या काम होता है। तो ऐसे हाँ होने के बाद भी हाँ, चंद्रप्रकाश रहता है ऐसा। और चंद्रप्रकाश यस, और चंद्रप्रकाश सर ऐसा होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र से, फार्मर फैमिली से निकलकर, जैसे उन्होंने बताया कि मोबाइल को भी नहीं जानते थे या सीएससीएस के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने सीए किया है और क्वालिफाई किया है। तो मेरे को लगता है कि संसाधन या आपका कोई भी चीज आपको बाधा नहीं बन सकती आपके लक्ष्य टारगेट को हासिल करने के लिए। तो जो भी सीए बनना चाहते हैं, चंद्रप्रकाश सर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जब भी आपको कोई डाउट हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम उनके नंबर आप तक पहुंचा देंगे। यस सर, कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, एक ये भी रहता है कि आप ग्रुप अच्छा चुनिए, अच्छी संगति में रहिए। आप आपसे जो एजुकेशन में जो आपसे अच्छा कर रहे हैं उनसे मिलते रहिए। आप मंथली या यस यस। 15 दिन में या 1 महीने में एक बार उनसे मिलिए, चर्चा करिए और एजुकेशन से रिलेटेड डिस्कशन करिए। ये जरूरी, बहुत यस जरूरी है। आप किसी को भी एक मेंटर बनाइए या फिर किसी को रोल मॉडल मानते हुए काम करिए। और जो भी है आप अपने जो टीचर रहते हैं, टीचर भी बहुत गाइड करते हैं, लेकिन हम उनकी बातों को उस टाइम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनकी बातों को सुनते नहीं है, मानते नहीं है, अपने अपने माइंड चलाते हैं और अपने अकॉर्डिंगली करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एक तो संगति का बहुत असर पड़ता है। हमें अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ ही रहना है। प्रॉपर कोचिंग में जो बता रहे हैं वो उस तरीके से तैयारी करना है। और अपनी समाज में, जो दागी समाज में सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्टूडेंट कंटिन्यू नहीं कर पाता है पढ़ाई को। जो एग्जाम होते हैं उस टाइम पे सिर्फ पढ़ना चाहते हैं वो, और टाइम जो रहता है वो टाइम में या तो वो या तो मैक्सिमम तो ये होता है वो गांव चले जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट रहते हैं वो मैक्सिमम यस टाइम यस। गांव पे रहते हैं। तो वो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे यहाँ आ जाते हैं। दूसरा एक इशू और आता है हमारी समाज में कि वो डिपेंडेंसी पूरा एग्रीकल्चर पे है। तो वो एग्रीकल्चर की हम्म। डिपेंडेंसी को छोड़ के थोड़ा सा हमें, या तो आप थोड़ा सा घर में एक व्यक्ति को बिजनेस से जोड़ना चाहिए या जॉब करना चाहिए। जॉब इवन प्राइवेट जॉब से स्टार्ट करो आप। इनिशियल लेवल पे आपको कम सैलरी मिलेगी लेकिन लर्निंग अच्छी होगी। आप 2-3 साल में अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो इनिशियल सैलरी कम मिलती है तो वो जॉब नहीं करते हैं। तो उस पे फोकस ना करके इनिशियल जो सैलरी है वो कम रहेगी, लेकिन आपको लर्निंग पे फोकस करना है कि हमें लर्निंग मिलना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए। अगर आप अच्छी लर्निंग कर रहे हो तो आप 1 साल 2 साल में अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, सैलरी भी अच्छी मिलेगी।
तो ये थोड़ा सा ध्यान दें। दूसरा, स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं वो फोकस रह के पढ़ाई करें कि हमें नहीं, ये नीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें नीट क्वालिफाई करना है, एनी हाउ करना है। या जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और जो जेई मेंस और जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वो उसमें लगे रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कभी नीट की तैयारी कर रहे हैं और फिर सोचते हैं नहीं मैं बीएचएमएस कर लूं या बीएमएस कर लूं, या सीए की तैयारी करते करते सोचते हैं कि मैं एमबीए कर लूं। तो ये एक डिस्ट्रक्टिव चीज होती है। एक गोल बनाओ, गोल के अकॉर्डिंग स्टडी करो, गोल पे फोकस रहो। समय लगता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आप कहीं पहुंच जाओगे या एक दिन में ही कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। टाइम लगता है किसी भी चीज को प्राप्त करने में। आप लगे रहो, बस टिके रहो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आपका अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो सिलेक्शन कंपलसरी होगा। कोई भी चीज कठिन नहीं है और कोई भी मतलब कि इम्पॉसिबल कोई चीज है नहीं। अगर आप करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। कहने का हेलो। मीनिंग सर का ये है कि हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और जो हाँ लाइफ है ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ लर्निंग का कभी एंड नहीं होता है। तो हमें लर्न करते रहना चाहिए। हम लर्न करेंगे तो कुछ सीख जाएंगे, और 100% डेडिकेशन के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको 100% दीजिए। रिजल्ट जो भी होगा अच्छा ही होगा। चलो, हाँ, हमने ये है बहुत कि सारी आप बातें। जिस जिस फील्ड में हो उसमें 100% दीजिए अपना। मन को डाइवर्ट मत यस। करिए, लगे रहिए। जो भी करना है गोल बना लीजिए। मैं जब तक कंप्लीट नहीं करूंगा मैं ये नहीं करूंगा, मैं मोबाइल नहीं लूंगा, मैं बाइक नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा। मेरे को फोकस करो, यस। मेरे को ये अचीव करना है, इसके बाद मैं ये चीज लूंगा। ऐसे करके अपने आप को डिवोट करिए। ज्यादा फैसिलिटी में रहने से भी हमारी मतलब प्रवृत्ति चेंज हो जाती है। हार्ड वर्क के लिए फैसिलिटी जरूरी नहीं है। आपको मतलब कम संसाधन को यूज करके प्रॉपर वे में आपको वो करना। ज्यादा फैसिलिटी से भी इंसान पे प्रवृत्ति चेंज हो जाती है। मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे देखे हैं कि जो ज्यादा फैसिलिटी देने से भी बच्चों को वो नहीं कर पाते। हमारे यहीं से हैं राहुल दांगी है, विकास दांगी, इन्होंने बहुत नीट हम्म। क्लियर किया, हमारे गांव से ही हैं वो भी। तो उन्होंने भी मतलब बहुत हार्ड वर्क करते हुए वो क्लियर किया है। तो ऐसा है कि आपको लगे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक साल में हम नीट क्लियर कर दें, या आपको समय देना पड़ेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं। ऐसे सीए में भी सेम होता है। फाइनल एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं, बोले नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। दो बार दे दिया, तीन बार दे हम्म। दिया। तो ऐसा नहीं है, आपको कंटिन्यू लगे रहना है, एग्जाम देते रहना है, प्रिपरेशन करते रहना है। 100% आप हार्ड वर्क करोगे तो होगा, श्योरिटी है ये। चंद्र प्रकाश सर, कई बार हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है। बच्चे जब 12th या 10th से पास आउट होते हैं, 11th में जाते हैं, जब उनको हाँ हाँ। अपने करियर को लेकर वो सचेत होना रखते हैं कि हमें क्या करना है, पर उन्हें ये पता नहीं होता हम कौन सा सब्जेक्ट ले। फिर 12th के बाद जब हाँ उनका होता है कि हमें कॉलेज जाना है, हमें इस एग्जाम की तैयारी करना है, तो बच्चे यहाँ तक कई बार यही नहीं जान पाते उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। और कहीं ना कहीं हाँ, क्या ये होता है कि वो परिवार के या फैमिली के प्रेशर में भी वो सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा इसमें हो भी मैं जाता है। हाँ इसमें भी मैं बताने वाला था। ये स्किप हो रहा था मेरे माइंड से भी कि आपका जिस यस। सब्जेक्ट में या जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है वही करना चाहिए। घर के प्रेशर में आके या किसी फ्रेंड, मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मैं वो कर लूं, या मेरे परिवार में ये डॉक्टर है या ये सीए ये इंजीनियर है तो मैं वो करूं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आपका जिधर इंटरेस्ट है, आपको जो करना है वो करिए। किसी के भी प्रेशर में आके कुछ भी नहीं करिए, क्योंकि वो इनिशियली आप प्रेशर में आके स्टार्ट कर देते हो लेकिन आपका दिमाग फिर उसमें लगता नहीं है, आपका माइंड उसमें लगता नहीं है। बस थोड़ा सा प्रेशर, जितने दिन प्रेशर रहेगा उतने दिन आप उस चीज की तैयारी करोगे, फिर आपको ऐसा लगने लगेगा नहीं मेरे को ये करना ही नहीं था। फिर आप ब्लेम करोगे कि नहीं, मैंने घर वालों को ब्लेम करोगे कि आपके कारण मैंने ये किया। तो मैं पेरेंट्स को भी ये सजेशन देना चाहूंगा कि बच्चों को के ऊपर कोई भी चीज थोपी नहीं जाना चाहिए। उनका जिधर इंटरेस्ट है, जिधर जो वो करना चाहते हैं वही करना चाहिए। उसी में वो दिल लगा के मेहनत भी करेंगे और उसमें सक्सेस भी प्राप्त करेंगे वो। लेकिन अगर हम उनको हम्म। फोर्स करके अगर कोई सब्जेक्ट या कोई कोर्स कराते हैं या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं तो वो सक्सेस भी नहीं हो पाते हैं और बीच में छोड़ देते हैं मतलब। यस।
अब जो आज की डिबेट का हमारा पहला पार्ट था लगभग वो शायद समाप्त हो गया। जो भी बच्चों के अंदर डाउट होंगे थे वो भी सर ने क्लियर कर दिए। जितने सवाल मैंने देखे लगभग वो सबके जवाब सर ने दे चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल यहाँ पर बनता है पूछने का। तो सारी चीजें हमने वन बाय वन क्लियर कर ली है। आज की डिबेट का दूसरा फैल जो जनरल सीए मतलब सॉरी हमारा आईटी से रिलेटेड या इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड जो सवाल होते हैं जनरली, उन पर थोड़ी सी हम हाँ। चर्चा करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि हमारे लोग जो हमारी समाज है, सोसाइटी है, वो ग्रामीण है और वहाँ लोगों के अंदर कई बार इस चीज को लेकर अवेयरनेस की कमी देखी जाती है। लोगों में एक तरह का भय हाँ। होता है कि आप अगर इनकम टैक्स फाइल कर देंगे शायद आपको टैक्स देना पड़ेगा और फिर आपको हर बार देना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी समस्या हाँ। होती है। उस पर मैं पहला सवाल आपसे जानना चाहूंगा सर, क्या आईटी रिटर्न करना चाहिए सभी व्यक्ति को या नहीं करना चाहिए? देखो, और डिपेंड करने के करता क्या है बेनिफिट है? हाँ, यस। रिटर्न फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। फर्स्टली तो जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली जिसकी भी मतलब एनुअल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। हालांकि अभी टैक्स जो लगता है वो 5 लाख की जो इनकम है उसके ऊपर लगता है, लेकिन जो टैक्स रिटर्न फाइल करना की जो लिमिट है वो 2.5 लाख है। अगर आपकी इनकम बिजनेस से इनकम है, सैलरी इनकम है या एनी अदर इनकम है, तो आपको 2.5 लाख से ऊपर हो रही है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और दूसरा ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे मुझसे भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि क्या रिटर्न फाइल करेंगे तो टैक्स कट जाएगा, हमारे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे या हमें टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। रिटर्न तो एक होता है इनकम की जानकारी गवर्नमेंट को देना। ये रिटर्न मतलब डिटेल गवर्नमेंट के पास हमें देना रहती है कि इतना हमने साल में इतना इनकम कमाया है, और अगर हम 5 लाख से ऊपर जाते हैं तो टैक्स की लायबिलिटी आती है, उससे नीचे अगर है तो टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। लेकिन रिटर्न फाइल करना अभी इसलिए जरूरी है कि अभी आप कोई भी चीज फाइनेंस कराने के लिए जाएंगे, आपको अगर बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए लोन लेना है, तो आपको 3 साल के आईटीआर वो मांगते हैं। अब पहले ऐसा हुआ करता था कि आप 3 साल या 2 साल के रिटर्न एक साथ फाइल कर देते थे, लेकिन लास्ट ईयर से इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा चेंजेस आए हुए हैं जिससे कि आप एक साल का रिटर्न एक बार में 1 साल का ही रिटर्न कर सकते हैं, पुराना रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते हो। आप कार फाइनेंस कराने जाएंगे, हाउसिंग लोन लेने चाहेंगे या फिर आप बिजनेस करने के लिए सीसी बनवाएंगे या फिर कोई भी लोन लेंगे तो वो आईटीआर कंपलसरी कर दिया है। दूसरा, एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी कितनी भी है, आपकी 10 लाख की भी एग्रीकल्चर इनकम है, 20 लाख की एग्रीकल्चर इनकम है, तब भी आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर इनकम टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो आप एग्रीकल्चर से भी इनकम करते हैं तब भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और मेरे से भी पूछते रहते हैं कि जो 6,000 की प्रधानमंत्री जो एक योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए का जो यस पैसा यस। मिलता है सबको 2-2 हजार रुपए करके, तो बोले कि हम रिटर्न फाइल हम्म। करेंगे तो वो पैसा मिलना बंद हो जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं है, टैक्स ओके। पेयर उसमें। हाँ। आपने बड़ा सवाल प्रधानमंत्री बताया सम्मान है पर निधि बोलते हैं हाँ, उसको। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के जो 3,000 रुपए 2,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट्स में जो हाँ। किसानों को मिलते हैं, अगर आप इनकम हाँ। टैक्स फाइल करते तो भी और नहीं करते तो भी वो आपका कोई हाँ। डिडक्ट नहीं होगा, वो कंटिन्यू मिलते रहेंगे, उस पर कोई हाँ, इफेक्ट पड़ने कंटिन्यू वाला नहीं मिलेंगे, है। लेकिन उसके लिए बोलते हैं कि आप टैक्स पेयर अलग होता है, रिटर्न फाइलिंग अलग होती है। टैक्स पेयर वो होता है यस जिसकी इनकम 5 लाख से ऊपर है और जो टैक्स जमा कर रहा है, वो टैक्स पेयर की कैटेगरी में आता है। टैक्स पेयर के लिए यस ये यस। बताया गया है कि टैक्स पेयर को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री सम्मान निधि का, लेकिन नॉर्मल जो इनकम टैक्स बिल्कुल। रिटर्न फाइल करते हैं जिनकी इनकम 5 लाख से कम है या यस जिनकी यस ओनली यस। एग्रीकल्चर इनकम है, तो उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पैसा कंटिन्यू मिलता रहेगा। वन इसमें क्वेश्चन इज सर, वन क्वेश्चन हाँ। इज जिस जैसे एग्रीकल्चर इनकम अगर किसी परिवार की जो कृषि आय है, एग्रीकल्चर इनकम है, वो अगर 5 लाख से ज्यादा है यानी 5 लाख से ज्यादा है, तो क्या उस पर हाँ। एग्रीकल्चर इनकम है, अगर नेट एग्रीकल्चर इनकम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उस पर क्या हाँ। उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा क्या? और नहीं, अगर नहीं देना पड़ेगा? एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर जी। इनकम आपकी अगर 20 लाख भी है, 15 लाख भी है, तो उसपे कोई टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट ने उसको पूरा एग्जेम्प्ट कर रखा है एग्रीकल्चर इनकम को।
तो उसपे यानी कोई टैक्स नहीं एक लगेगा। बात, यस यस, एक बात उसमें यहाँ क्लियर हो गई है हम्म। कि भाई जिसकी भी एग्रीकल्चर इनकम से जितना भी एग्रीकल्चर से कमाता हो, चाहे 1 करोड़ भी कमाता हो, तो हमारी गवर्नमेंट की जो हाँ पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्टेड है, वो उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए किसान भी अपना आईटीआर फाइल कर सकता है। उसे कभी ये नहीं सोचना चाहिए अगर मेरी इनकम 5 लाख है, 10 लाख है, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। और जब आपको हाँ, टैक्स नहीं नहीं देना पड़ेगा तो आपकी पीएम जो मान सम्मान या जो भी सम्मान निधि वगैरह मिलती है उस पर भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये यस सर, आई है एम अगर राइट। आपकी, हाँ, आप सही बता रहे हैं कि अगर एग्रीकल्चर इनकम है आपकी ओनली, और आप 10 लाख भी है, 15 लाख भी है, आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उस किसान सम्मान निधि का पैसा प्रॉपर मिलता रहेगा। दूसरा ये है कि आप रिटर्न फाइल करें, जिससे कि आप कभी भी लोन लेने के लिए आप जाएंगे बैंक में, तो वो इवन आपका एग्रीकल्चर इनकम है तब भी वो आपसे आईटीआर मांगेंगे कि रिटर्न दो, रिटर्न की कॉपी दो। उसके बेसिस पे वो आप कार लोन करा रहे हैं, हाउसिंग लोन करा रहे हैं, या अभी बिजनेस का भी चलन आ रहा है, बिजनेस में भी हमारी समाज वाले लोग बिजनेस में भी इंटर कर रहे हैं, अच्छी बात है, बिजनेस कर रहे हैं। तो उसमें भी आप अगर खुद का बिजनेस करते हैं, उसमें भी फंड की रिक्वायरमेंट लगती है, तो आपके पास 2 साल या 3 साल के रिटर्न है, इजीली आपका लोन हो जाता है। और दूसरा, आप अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं आपको, कि कभी भी रिक्वायरमेंट रही लोन की तो लोन मिल जाता है। दूसरा, आप अगर कुछ क्लेम के केस भी आते हैं कि जो इंश्योरेंस क्लेम रहता है, इंश्योरेंस क्लेम भी आपको जो आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट करके देते हैं। उसमें आईटीआर एक प्रूफ के रूप, इनकम प्रूफ के रूप में लगा सकते हैं उसको। उसके अलावा आप जैसे कि कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि आप फॉरेन जाते हैं तो उसमें भी रिक्वायरमेंट रहती है कि विदेश जाते हैं, उसमें 2-3 साल के रिटर्न मांगते हैं आपसे, नेटवर्क आपकी कितनी है वो सारी चीजें देखते हैं। तो ऐसे करके रिटर्न अभी तो शायद ये जो गनन के लाइसेंस लेते हैं उसमें भी रिटर्न कंपलसरी कर दिया है, 2 साल के रिटर्न होना चाहिए उसमें। ओके, तो ये के लिए होते थे वो सर ने क्लियर की है। सर ने ये भी क्लियर कर दिया है कि टैक्स पेयर अलग होता है और इनकम रिटर्न करने वाला अलग होता है, दोनों में अंतर होते हैं। जो व्यक्ति 5 लाख से ज्यादा इनकम है, जिसकी किस्ती आय नहीं हो, किस्ती आय को छोड़कर अगर कोई हाँ, आय है जो अगर 5 लाख से बिजनेस अधिक है, इनकम हो रही है या सैलरी इनकम हो रही है, उन लोगों के लिए है तो वो। आपको टैक्स देना है। अगर 5 लाख से कम है तो आप लोग किसी प्रकार का आप टैक्स पेयर में नहीं आएंगे। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर से आप कितना ही अर्न कीजिए, वो आपका टैक्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे, टैक्स पेयर की फिर भी आप। तो ये कुछ बेसिक सवाल जो सर ने किए हैं, हमने सर से बहुत सारी चर्चाएं की है। सीएस से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न तक हमने उनसे जाना है। आपको अभी किसी भी प्रकार की जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स से रिलेटेड या आईटीआर से रिलेटेड या सीएस रिलेटेड कोई भी जानकारी या डाउट हो तो आप कभी भी सर से संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इस वीडियो के बाद में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सर के कॉन्टेक्ट नंबर या ईमेल वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। सर, मैं आखिर में आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मतलब एक बात पूछना चाहूंगा कि जितने हम्म। हमारे बच्चे हैं समाज के जो तैयारी कर रहे हैं, शायद हो सकता है वो सीएस में जाना चाहे या किसी भी फील्ड में जाना चाहे या अपना भाग्य संवारने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनके लिए हाँ आपका क्या मैसेज है? क्योंकि जो मुझे लगता है, कहीं ना कहीं मैंने जो देखा है, समझा है समाज को, या ग्रामीण क्षेत्र को मैं बात करूं, मैं समाज से ऊपर बात करना चाहता हूं, ग्रामीण क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ सबसे पहली प्रॉब्लम होती है गाइडेंस की, प्रॉपर मार्गदर्शन की। दूसरा होता है, हम एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है तो हमारे पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ एक ही होता है। हाँ, फंड फंड और का हम भी कई इशू हो बार जाता है कभी कभी। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी पड़ती है। और थर्ड हम्म। प्रॉब्लम ये होती है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते जो सिटी के बच्चों को आसानी से मिल पाते, वो हमें नहीं मिल पाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम को हम कैसे फेस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा आप हमारे बच्चों को एक मैसेज दीजिए जो आप देना चाहते हैं दानी समाज के छात्रों को, या जो भी छात्र इस वीडियो को देखे, यूथ जो देखे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? कंक्लूजन में आप बताइएगा सर। फर्स्टली तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको आपका फर्स्टली गोल डिसाइड करना है, हमें करना क्या है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि स्टूडेंट को पता नहीं रहता है मेरे को करना क्या है। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि गाइडेंस की थोड़ी सी कमी रहती है, उसके लिए है, ऐसा नहीं है। आप जाओ अपनी समाज में, बड़े लेवल पे, मतलब जो एजुकेशन लेवल में अच्छी जगह पे हैं उनसे मिलो, आपको जरूर इंफॉर्मेशन देंगे, आपको बताएंगे
और अगर सीए से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप भोपाल आ सकते हैं। भोपाल में हो तो भोपाल में करोत पे ऑफिस है हमारा, यहाँ में जितनी मदद हो सकती है उतनी हम मदद करने की कोशिश करेंगे, गाइडेंस करेंगे पूरा। ये तो सीए से रिलेटेड होगा। बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि जो सिटी हैं उनसे ज्यादा अगर सक्सेस रेशियो है तो वो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट का है। सब्जेक्टेड यस यस। लेकिन problem होती है कि उनको थोड़ा सा गाइडेंस की प्रॉब्लम हो जाती है और थोड़ा फंड का इशू होता है, और दूसरा संगति का भी थोड़ा सा असर हो जाता है कि अगर वो प्रॉपर संगति में नहीं रहते हैं तो नहीं करते हैं। तो पहला तो मेरा ये कहना है ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट से कि आपका गोल डिसाइड करो, उसके प्रति मतलब हार्ड वर्क करो। बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं एजुकेशन में, पैसे हम्म। से ज्यादा इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्क। आप पैसे भी खर्च कर रहे हो, अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो कोई उसका कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। आपको हार्ड वर्क करना है। बिल्कुल। और गाइडेंस की जहां तक बात है, स्कूल से गाइडेंस मिलता है और स्कूल वाले भी गाइडेंस देते हैं। हम दांगी समाज का भी अब प्रोग्राम भी रखते हैं हम इसको लेके कि कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं। आपने शायद एक दो बार कार्यक्रम करवाए भी हैं उसको लेके, और आगे भी हम ऐसे यस सर। कार्यक्रम करते रहेंगे इन चीजों से लेके। तो ऐसा यस है सर। कि आप मतलब एजुकेटेड लोगों से टच में रहें आप, और प्रॉपर गोल बनाएं और स्टडी करें। स्टडी और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आप जो भी कर रहे हो अच्छे से करो, बस ये है कि जो कर रहे हो अच्छे से करो। आप 10 मतलब अलग अलग माइंड को डाइवर्ट करने से अच्छा है आप टू द पॉइंट और अपना जो करना है सिर्फ वही करो, तो ज्यादा अच्छे से आप अपना कर गोल सकते हो एक पॉइंट। अप यस, सर का कहना है अपना गोल तय कीजिए, अपना लक्ष्य तय कीजिए, उस पर लग जाइए और रिजल्ट अंततः आपको मिलेगा। ये उनका कहना है। सर से आज हमने चर्चा की, उन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और दांगी प्रभा परिवार उनके लिए धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है कि उन्होंने हमें समय दिया समाज के लिए, हमारे इस कार्यक्रम के लिए। दांगी प्रभा निरंतर कोशिश रहेगी कि हम अभी कुछ दिनों तक कैरियर टॉक के नामक कार्यक्रम जो चल रहा है इसे हम चलाते रहे और कंटिन्यू समाज के लोगों को, जो बच्चे हैं जो अभी 12th या 10th पास आउट है, उनको कैरियर मार्गदर्शन करते रहे। क्योंकि जो इस समय है हम एक जगह फिजिकली इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन हमारे पास प्लेटफॉर्म से, इनके माध्यम से हम चर्चा कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। और आपके सवाल जो है उनको लेकर हम कैरियर कार्यक्रम ही है, एक तरह का कैरियर गाइडेंस का ही प्रोग्राम है जो आप देख रहे हैं। इसको हमने नाम दिया कैरियर टॉक। सर, दांगी प्रभा के बारे में आपका क्या कहना है? इस प्रोग्राम के बारे में आपको कैसा अनुभव रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी अपनी बात कीजिएगा, फिर हम इस कैरियर टॉक को सर खत्म करना चाहेंगे। हाँ सर, यस सर। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एक बात पे और फोकस डालना चाहूंगा मैं, कि अभी जो हम्म। स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या नीट की तैयारी कर रहे हैं, या जेई की तैयारी कर रहे हैं, या सीए की तैयारी कर रहे हैं। सीए का तो ऐसा कि एग्जाम हो ही रहा है, लेकिन नीट का एग्जाम नहीं हो रहा है। तो जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहे अपनी। वो क्या डिसकंटिन्यू हम्म। अगर करते हैं, डिसकंटिन्यूटी होती है, तो उनको वापस जब एग्जाम का टाइम 1 महीने बचता है, वो सोचेंगे हम 1 महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, या ऐसा है वो एग्जाम नहीं हो रहा है तो हम उसको पढ़ाई नहीं करें। एग्जाम तो आपका होगा, आज नहीं तो कल होगा। आपको स्टडी प्रॉपर करते रहना है कंटिन्यू। आप फुल टाइम नहीं पढ़ सकते हो तो दिन में 4 घंटे पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़ें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। अदरवाइज जब आप स्टडी करने स्टार्ट करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी उसमें। तो जो भी कॉम्पिटेटिव हम्म। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन लगा हुआ है या एग्जाम नहीं हो रहे हैं, स्कूल बंद है। स्कूल के बच्चों को भी, ये पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगा मैं कि बच्चों को घर पढ़ाएं। अभी स्कूल नहीं लग रहे हैं तो घर पे एटलीस्ट 2 घंटे 3 घंटे बच्चों को खुद आगे रह के पढ़ाएं, या कोई भी होम ट्यूटर के थ्रू पढ़ाएं, या कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू पढ़ाएं, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। अभी बहुत ज्यादा एजुकेशन का बहुत प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पे। बच्चे जो सीखा उन्होंने 5th क्लास तक के बच्चों ने, जो फर्स्ट से लेके 4th क्लास तक सीखा है, ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो अभी मतलब एजुकेशन से बहुत दूर जा चुके हैं। तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा
बच्चों को ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, उनका डेली उनको एटलीस्ट 2-3 घंटे सुबह शाम बिठाएं, उनको पढ़ाएं, जो उन्होंने पुरानी बुक्स पढ़ी हैं एटलीस्ट उनको पढ़ाएं, या जो भी चीजें हैं वो कराएं। डांगी प्रभा के थ्रू आप गाइडेंस दे ही रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, और इस तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसा चलता आपको हर वीकली या तो एक दिन डिसाइड कर लेना चाहिए, जो भी समाज में अच्छे स्थान पे या अच्छे एजुकेशन में है उन लोगों को बुला के अब कोशिश करेंगे अपन कि हर सब्जेक्ट पे एक एक टॉपिक हो जाए। यस, डांगी ये प्रभा है के आज बहुत टॉप आप। फैन है। डांगी प्रभा के टॉप फैन है राजस्थान से। वो लिख रहे हैं, समाज को जोड़ने वाले व्यक्ति एमपी मध्य प्रदेश से। आपका तहे दिल से हार्दिक आभार। पूरे भारत से डांगी समाज को जोड़ने का आपने काम किया, धन्यवाद। सर आपका हाँ, बहुत वो बहुत धन्यवाद। आप जी जी सर। देवराज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। वो अपना बहुत बहुत ज्यादा समय समाज को देते हैं। मैंने देखा है इनको हर कार्यक्रम में वो समय देते हैं। अभी इस कार्यक्रम में भी वो मतलब निष्पक्ष रूप से समाज को टाइम देते हैं। हमें तो एक दिन का टाइम देने में ही हमें शेड्यूल बहुत ज्यादा वो करके टाइम निकाल के देना पड़ा, लेकिन देवराज जी को देखो वो इतने कार्यक्रम मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं। उनको सल्यूट करते हैं हम देवराज जी को। नहीं सर, आपको नहीं, जैसे आपका लोग जो है हमें समाज लगा के है अंदर आपका जो पिलर्स। आपका समाज के प्रति जो लगन है उसको देख के लगता है कि नहीं है, मानना पड़ेगा आपको। सर सब हम तो आप इतने जैसे समय। लोगों का जो आशीर्वाद और प्यार मिलता है, और जो आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, वही कारण है कि हम चाहकर या ना चाहकर भी आपके बीच बने रहने का प्रयास करते हैं। और हर व्यक्ति जहां भी है समाज की सेवा कर रहा है। हम तो बस अपनी आहुति इस महायज्ञ में देने का प्रयास सूक्ष्म रूप से कर नहीं, रहे हैं आपकी सर। आपकी आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट सपोर्ट रहता है इसमें। मैं सारे कार्यक्रमों में देखता हूँ, और वैसे भी हमारा भी ये उद्देश्य रहता है कि समाज आगे बढ़े। जितनी समाज एजुकेशन से जुड़ेगी, हमारी समाज एजुकेशन लेवल थोड़ा बहुत अच्छा है नहीं, तो हमें कोशिश करना चाहिए समाज का एजुकेशन लेवल बढ़ाएं हम, और अवेयरनेस कराएं। जो पुरानी भ्रांतियां थी उन भ्रांतियों को दूर करें, कोशिश करें, और समाज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सारी चीजें बढ़ाने की कोशिश करें। अपना भी सारा सहयोग है समाज से रिलेटेड। कोई भी मदद की जरूरत हो, आइए, हम मदद के लिए आपके तत्पर हैं। और अच्छा अच्छा लगता है समाज का कोई भी व्यक्ति अच्छे स्थान पे पहुंचता है, उच्च लेवल पे पहुंचता है, अच्छा करता है। बिल्कुल। तो आज डांगी प्रभा के इस खास कार्यक्रम करियर टॉक में हमारे साथ भोपाल से सीए चंद्र प्रकाश डांगी जी जुड़े हुए थे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें समय दिया और हमारा ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके लिए मैं चंद्र प्रकाश सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और सभी मेरा साथियों से आग्रह है कि डांगी प्रभा इस प्रकार का कार्यक्रम निश्चित ही करते रहेगा। आगे भी हम इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, ताकि हमारे समाज के जो छात्र हैं उनको करियर मार्गदर्शन मिल जाए और हम इसको कंटिन्यू करते रहे। कुछ लोगों का कमेंट आया है, मैं सबको तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन सभी लोग अपनी बात लिख रहे हैं। राष्ट्रीय डांगी नवयुवक संघ, राष्ट्रीय डांगी युवक संघ, आपका भी धन्यवाद। संजय सिंह डांगी जी लिख रहा है बड़वाहा से, जय हो। बद्रीलाल डांगी जी लिख रहे हैं, मैं बद्रीलाल डांगी, जीरापुर जिला, राजगढ़, एमपी, जय डांगी समाज, आपका भी धन्यवाद सर। आशुतोष राजपाल लिख रहे हैं, रंजन लिख रहे हैं, आशुतोष रंजन साहब लिख रहे हैं गुड, धन्यवाद सर। आशुतोष रंजन जी लिख रहे हैं गुड, धन्यवाद सर। शंकर पटेल लिख रहे हैं राजस्थान से, जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामेश्वर खेर जी लिख रहे हैं, हेलो। डांगी प्रभा के फेसबुक पेज को शेयर कीजिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू दांगी जी लिख रहे हैं गुड, आदित्य दांगी गुड सर, पिंटू दांगी वेरी नाइस, जय दांगी, सुमन दांगी जी दिल्ली से लिख रही है, जगदीश जी लिख रहे हैं जय, वालचंद जी लिख रहे हैं राम राम सा, आपका भी राम राम सर। गंगाराम पटेल साहब राजस्थान से हमारे बीच जुड़े हैं, वो लिख रहे हैं, गंगाराम जी लिख रहे हैं, समाज को जोड़ने वाले व्यक्ति एमपी मध्य प्रदेश से देवराज दांगी, आपका तहे दिल से हार्दिक आभार।
पूरे भारत से दांगी समाज को जोड़ने का आपने काम किया है, धन्यवाद सर। गंगाराम जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये बड़प्पन है जो हमें नया काम करने के लिए प्रेरित करता रहता है और हम लोग काम करते रहते हैं। ये आपका बड़प्पन है सर कि हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका अगर ये मनोबल आप नहीं बढ़ाते तो शायद हम ये काम नहीं कर पाते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वालचंद डांगी लिख रहे जय डांगी समाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। गंगाराम पटेल उदयपुर राजस्थान से लिख रहे देवराज जी भाई साहब मेरी भावनाओं को समझा, आपका बात सर। भावना आपकी मेरी बस एक ही है कि हमारा समाज का उत्थान कैसे हो, उसके लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। जी आर मंडलोई जी लिख रहे खिलचीपुर राजगढ़ से, सर आपका धन्यवाद। शिवाजी लिख रहे नमस्कार, आपको भी नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी को जिन्होंने दांगी प्रवाह से जुड़े उन सबको हमारा प्रणाम, और खासकर सी चंद्रप्रकाश दांगी जी जो भोपाल से हमारे साथ इस खास कार्यक्रम कैरियर टॉक में सम्मिलित हुए थे, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में आकर समाज के बच्चों का मार्गदर्शन किया, आपके हमारे मन की जिज्ञासा को समाप्त किया, इसलिए पुनः उनका धन्यवाद। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करना चाहते हैं। जय हिंद, जय दांगी समाज। चंद्रप्रकाश सर, आप कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में? नहीं, बस बहुत बहुत थैंक यू सब लोगों का, आपने पेशेंस रख सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद देवराज जी का जो कि समाज के लिए ऐसे ही काम करते रहे, आप सभी लोगों को जोड़ते रहे, ऐसे ही कार्यक्रम कराते रहे। बस बिल्कुल थैंक सर। यू। और मैं एक बार एक सूचना देना चाहता हूँ कि हम कंटिन्यू कार्यक्रम करेंगे। अगला कार्यक्रम कैरियर टॉक में जो भी हमारा मेहमान होगा उसके बारे में और कब होगा क्या समय होगा हम आपको बता देंगे दांगी प्रवाह के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ, अगली बार फिर हम मिलेंगे किसी खास कार्यक्रम में। जय हिंद, जय भारत, जय दांगी समाज। शुभ संध्या। थैंक